Hello children, welcome back to the channel H2O the A to Z of Chemistry. हम पढ़ रहे हैं Synthetic Fibers and Plastics CBSE क्लास 8th का चैप्टर और आज है इसका लेक्चर नंबर 6। पहले 5 लेक्चर्स में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन के बाद हमने एक डिटेल्ड डिस्कशन की सिंथेटिक फाइबर्स पे। सो लेक्चर नंबर 5 में हमने सिंथेटिक फाइबर्स की डिस्कशन को कंप्लीट किया था और आज हम शुरू कर रहे हैं द डिस्कशन ऑन प्लास्टिक्स। सो प्लास्टिक्स एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसके बारे में आपको एग्जामिनेशन में बहुत पूछा जाएगा। इनफैक्ट प्लास्टिक्स एक ऐसी चीज है जो कि आपकी डेली लाइफ का बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो प्लास्टिक्स के बारे में सिर्फ स्कूल के एग्जामिनेशंस के अलावा हमारी डे टू डे लाइफ के बारे में भी जानने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पढ़ाई। मैं हूं डॉक्टर रितु जौहर, आपकी एजुकेटर फ्रॉम द चैनल, एंड आई होप कि आप ये लर्निंग मेरे साथ एंजॉय करेंगे। सो अगर आप यहाँ पे इस पिक्चर्स में देखोगे तो आप रियलाइज करोगे कि आपके आसपास ये सब चीजें कितनी फ्रिक्वेंटली प्रेजेंट होती हैं। आप हर रोज इन चीजों को यूज करते हो और ये सब क्या है? वेल, ये सब है प्लास्टिक्स, राइट? चाहे ये पाइप्स जो कि आपको दिख रहे हो प्लास्टिक्स की, या ये डस्टबिन्स दिख रहे हो, या ये वाले बिन्स दिख रहे हो, चेयर्स दिख रहे हो, स्टूल्स दिख रहे हो, किचन का सामान दिख रहा हो, ये डिफरेंट टाइप के बॉटल्स और जार्स दिख रहे हो, कैसरोल्स, कूलिंग स्टफ एंड सो मेनी थिंग्स। हमारे आसपास बहुत बहुत ज्यादा चीजें प्लास्टिक की बनी हुई होती हैं। मगर ये प्लास्टिक्स होते क्या हैं? चलो आज इनके बारे में और डिटेल में जानते हैं। तो वेल, प्लास्टिक्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे? प्लास्टिक इज अ सिंथेटिक मटेरियल which can be molded or set into the desired shape when soft and then hardened to produce a durable article. तो प्लास्टिक एक सिंथेटिक मटेरियल है, इसीलिए हम इसको इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। तो फाइबर्स के बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि फाइबर्स जो कि सिंथेटिक होते हैं, जो मैनमेड होते हैं, वो कौन से डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे कि नायलॉन, रेयॉन, पॉलिएस्टर, एक्रेलिक। तो आपने इन सब के बारे में पढ़ा, राइट? तो उन सबको हमने खुद से केमिकल्स के साथ सिंथेसाइज किया था। तो सिमिलरली ये जो प्लास्टिक्स हैं ये भी सिंथेटिक मटेरियल है और ये ऐसा सिंथेटिक मटेरियल है जिसे कि हम मोल्ड कर सकते हैं, ठीक है, सेट कर सकते हैं किसी भी डिजायर्ड शेप में। जैसे कि आप क्ले लेते हो और उसका कुछ भी डिफरेंट आप अपनी मनपसंद की शेप बना लेते हो, बिल्कुल वैसे ही प्लास्टिक को हीट करके सॉफ्ट किया जाता है और फिर उसके कोई भी एक डिजायर्ड शेप बनाई जाती है और फिर हम उसको हार्डन करने के लिए, सख्त होने के लिए छोड़ देते हैं और उससे मिलता है हमें एक प्लास्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, अब ये प्लास्टिक भी बिल्कुल सिंथेटिक फाइबर्स के जैसे पॉलीमर्स ही होते हैं। पॉलीमर्स जो कि लॉन्ग चेन ऑफ मोनोमर्स से बने हुए होते हैं और इनका भी जो स्टार्टिंग मटेरियल होता है बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे कि आपने सिंथेटिक फाइबर्स के लिए पढ़ा। वेल, दे ऑल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पेट्रोकेमिकल्स। ठीक है, सो ये अंडरस्टैंडिंग हुई कि प्लास्टिक सिंथेटिक मटेरियल है, प्लास्टिक्स पॉलीमर्स है। प्लास्टिक्स को बनाने के लिए हमें पेट्रोकेमिकल्स की जरूरत पड़ती है और प्लास्टिक्स को हम जब हीट करते हैं तो वेल वो सॉफ्ट करके हम उनको डिफरेंट शेप देते हैं और फिर हार्ड करके एक नया प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो आपको अंडरस्टैंड करना है वो है टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स। तो हमारे पास दो तरह के प्लास्टिक्स हैं, एक है थर्मोप्लास्टिक्स और दूसरे हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। तो सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं थर्मोप्लास्टिक्स क्या है। तो वेल, थर्मोप्लास्टिक के लिए हमने क्या लिया? हमने लिया प्लास्टिक जिसको बिल्कुल बिल्कुल हमने अभी प्रिपेयर किया है और वो बहुत सॉफ्ट है। उस सॉफ्ट वाले से हमने क्या किया? एक अपना डिजायर्ड प्रोडक्ट फॉर्म किया। तो ये हमने हीट किया हुआ प्लास्टिक लिया और उससे हमने एक डिजायर्ड शेप ये बना ली। अब उसके बाद क्या किया? हमें इसका कोई काम नहीं रहा। जब इसका कोई काम नहीं रहा तो हमने क्या किया? इसको फिर से हीट किया और इससे कोई और नई सब्सटेंस बना ली। इसका कोई काम नहीं रहा, इसको भी हीट करके कुछ और बना लिया, फिर कुछ और बना लिया। तो वेल, वो प्लास्टिक्स जिन्हें हम हीट करके सॉफ्ट करके एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, ठीक है,
एक बारी हीट किया, एक डिजायर्ड शेप बना ली, उसके बाद उसको हीट किया, फिर से शेप को चेंज कर लिया, कुछ और बना लिया, तो वेल ऐसे प्लास्टिक्स को हम क्या बोलते हैं? थर्मोप्लास्टिक्स। ठीक है, अभी आपको इसके डेफिनेशन भी दूंगी, डू नॉट वरी। पहले आप इसको अंडरस्टैंड करो कि हमारा थर्मोप्लास्टिक से और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से मीनिंग क्या है। तो थर्मोप्लास्टिक्स में हम बार बार से उस प्लास्टिक को हीट करके एक डिजायर्ड शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। तो ये होंगे हमारे पास थर्मोप्लास्टिक्स। दूसरी तरफ है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के लिए भी अगेन हम क्या करेंगे? पहले हम हीट करके एक डिजायर्ड शेप को फॉर्म कर देंगे। जैसे कि अब यहाँ पे ये स्विचेस देख रहे हो, हमने ये स्विचेस बनाए प्लास्टिक के। ठीक है, अब आपको इसका कोई काम नहीं रहा, आपने इसको हीट किया और सोचा कि अब इससे भी कोई और नई सब्सटेंस बना लो, मगर अब आप बना ही नहीं पा रहे हो। ठीक है, ये हीट करने पे खराब तो हो जाएंगे, मगर आप हीट करके इनको सॉफ्ट करके दोबारा से मोल्ड करके कुछ और नया नहीं बना पाओगे। तो ऐसे वाले प्लास्टिक्स को हम क्या बोलते हैं? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। तो चलिए अब हम इनको डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले है हमारे पास थर्मोप्लास्टिक्स। तो थर्मोप्लास्टिक इज दैट प्लास्टिक which can be softened repeatedly by heating and can be molded into different shapes again and again. ठीक है, सो जिस प्लास्टिक को हम सॉफन कर सके बार बार हीट करके और फिर उसको डिफरेंट शेप्स दे सके, तो वेल उसको हम बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक। सो दे आर ऑल्सो नोन एज थर्मो सॉफ्टनिंग प्लास्टिक्स। थर्मो का मतलब हीट, सॉफ्टनिंग का मतलब जो हीट करने पे सॉफ्ट हो जाए। सो ऐसे प्लास्टिक्स कौन से होंगे? थर्मोप्लास्टिक्स। इसके कॉमन एग्जांपल्स वी हैव आर पॉलिथीन एंड पीवीसी। तो चलो इनके बारे में थोड़ी और इंफॉर्मेशन गेन करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि थर्मोप्लास्टिक के सबसे इंपॉर्टेंट कॉमन एग्जांपल्स हैं पॉलिथीन एंड पीवीसी, जो कि आप यहाँ पे पिक्चर्स में देख सकते हो। ये पॉलिथीन के बैग्स हैं जो कि आप बहुत रूटीन में यूज करते हो, कुछ भी बाजार से आप लेने जाते हो तो ये बैग्स में आपको मिलता है। उसके बाद आप ये वाली डिस्पोजेबल बॉटल्स देख सकते हो, कहीं पे भी आप जाओगे आप ये बॉटल साथ में ले जाओगे, या पानी आपके पास खत्म हो गया तो आप बाजार से खरीद लोगे। So you are using these disposable bottles, right? So these two, they are the examples of polythene. Okay? और इधर अगर आप ये देखोगे, ये पाइप्स हैं, ये कुछ पीवीसी पाइप के जॉइंट्स हैं जो कि हम पानी की पाइप्स को कनेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। हम इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग्स में इनको यूज करते हैं। और ये आप यहाँ पे देख सकते हो इलेक्ट्रिक केबल्स। तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए ये जो अंदर वाला हिस्सा है, दीज आर मेटल्स। ठीक है, तो इस मेटल्स दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो हम इनको यूज करते हैं फॉर द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मगर इन इलेक्ट्रिक वायर्स के ऊपर बाहर से एक इंसुलेटिंग कोटिंग होती है। क्यों होती है? कि गलती से आपका अगर इस वायर पे हाथ लग जाए तो आपको भी करंट ना लग जाए, इसलिए सारी की सारी वायर्स के ऊपर बाहर एक इंसुलेटिंग कोटिंग होती है। वो कोटिंग होती है जो कि पुअर कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी की, जिसके ऊपर अगर आपका हाथ लग जाएगा तो आपको करंट नहीं लगेगा। ठीक है, वो जो कोटिंग बनी हुई होती है, दैट कोटिंग इज मेड अप ऑफ पीवीसी। Okay, so let us learn again more about both the polythene and PVC. These are used for manufacturing toys, foams, and various other stuff. Okay, so first of all, let us talk about polythene. So poly plus ethene is what we have as polythene. तो मैंने आपको अभी बताया था कि जो भी ये प्लास्टिक्स होते हैं, they are all polymers, राइट? तो पॉलीमर का मतलब क्या होता है? पॉलीमर होता है एक लॉन्ग चेंज और मोनोमर्स। सबसे छोटा यूनिट एक मोनोमर होता है, और बहुत सारे मोनोमर के यूनिट्स को जब हम कंबाइन कर देते हैं तो हम फॉर्म करते हैं पॉलीमर, जो कि आपने सिंथेटिक फाइबर्स पढ़ते हुए बहुत अच्छे से डायग्राम्स के साथ देखा था कि हमने एक बीड लिया था और उस बीड की जब हमने माला बनाई तो वो बीड क्या था? मोनोमर, और वो जो माला थी वो पॉलीमर। ठीक है, समझ में आ गया, याद आ गया? ऑलराइट, तो अब हमारे पास क्या है? पॉलीथीन। तो पॉलीथीन इज ऑल्सो अ पॉलीमर। इट इज मेड अप ऑफ स्मॉल यूनिट्स ऑफ इथीन मॉलिक्यूल। ठीक है, इथीन है इसमें मोनोमर, और जब हम बार बार इथीन के मॉलिक्यूल्स को ज्वाइन करके एक लंबी सी चेन फॉर्म करते हैं तब हम उसको बोलते हैं पॉलीथीन। ठीक है, समझ में आया? एंड दिस इज अ थर्मोप्लास्टिक।
So polythene is a plastic obtained by the polymerization of a chemical compound known as ethene. Polythene is tough and durable. Polythene is used for making polythene bags, the plastic bags that we use, these ones, the waterproof plastic sheets, the bottles, the buckets, the dustbins, and so many more products. Polythene के products numerous हैं हमारे आसपास. Polythene is also used for packaging. Next we move on to PVC. So what do we mean by PVC now? So PVC का full form है polyvinyl chloride. तो यहाँ पे अगेन एक पॉलीमर है. पॉलीमर के लिए जो मोनोमर है दैट इज विनाइल क्लोराइड. और जब हम विनाइल क्लोराइड के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को अगेन ज्वाइन कर देते हैं तो बनता है पॉलीविनाइल क्लोराइड. ठीक है. सो PVC स्टैंड्स फॉर पॉलीविनाइल क्लोराइड एंड दिस इज अ स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड प्लास्टिक. ठीक है. दिस इज नॉट एज फ्लेक्सिबल एज पॉलिथीन. तो पॉलिथीन के लिफाफे आप लोगों को मालूम है कि कितने ही फ्लेक्सिबल होते हैं. तो ये जो PVC होता है वो उसके कंपैरिजन में काफी हार्ड भी होता है और काफी स्ट्रॉन्ग होता है, उतना फ्लेक्सिबल नहीं होता. PVC इज यूज्ड फॉर मेकिंग इंसुलेशन फॉर इलेक्ट्रिक वायर्स. मैंने अभी आपको बताया. पाइप्स बनाने के काम आता है, जैसे कि ये वाली पाइप्स हैं, ये पाइप्स हैं. ठीक है. हम इसको इलेक्ट्रिसिटी की जो वायर्स होती हैं वो पास करने के लिए काम लाते हैं. हम उसको आजकल इवन जो हमारे वाटर पाइप्स होती हैं उसके लिए भी यूज करते हैं. हम उसको गार्डन होसेस बनाने के लिए, जो गार्डन में आप पानी पौधों को देते हैं उसके लिए जो आप पाइप्स को यूज करते हैं उन्हें हम गार्डन होसेस बोलते हैं. तो उनको बनाने के लिए भी ये PVC काम आता है. फिर रेनकोट्स बनाने के लिए काम आता है, वेरियस सीट कवर्स बनाने के लिए काम आता है. सो अगेन PVC इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. सो नेक्स्ट है हमारे पास थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स. क्या होते हैं? तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वो प्लास्टिक है जिन्हें हमने एक बार सेट कर दिया. ठीक है. हमने प्लास्टिक का जो मोनोमर था उसको लिया, हमने उसको हीट किया, उसका पॉलीमर फॉर्म किया और वो अभी सॉफ्ट है. उस सॉफ्ट वाले को आपने एक बारी सेट करके कुछ प्रोडक्ट फॉर्म कर दिया. उसके बाद आप उसको दोबारा से हीट नहीं कर सकते और फिर उसको सेकेंड टाइम मोल्ड करके कोई नई चीज नहीं बना सकते. तब आप उसको बोलोगे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. A plastic which once set cannot be softened again by heating and cannot be molded a second time is called as a thermosetting plastic. So they are also known as thermosets. ठीक है. थर्मो मतलब हीट, हीट के साथ क्या हो गया? सेट हो गया. हीट किया, सॉफ्ट किया, सेट किया, मगर बस उसके बाद अब हम उसको और चेंज नहीं कर सकते. ठीक है. और इसके एग्जांपल्स क्या हमारे पास? बेकेलाइट, मेलामाइन. नेक्स्ट अब आप यहाँ पे क्या देख सकते हो? ये इलेक्ट्रिकल स्विचेस और साथ में ये नॉन स्टिक वाले फ्राई पैन्स. नॉन स्टिक वाले फ्राई पैन्स के ये हैंडल्स, राइट. सो ये सब किसके बने हुए होते हैं? मेरे लिए बने हुए होते हैं बेकेलाइट के. सो बेकेलाइट इज अ वेरी हार्ड एंड टफ प्लास्टिक. ये एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है. एक बारी आपने इसको हीट करके प्लास्टिक को ये शेप दे दी, उसके बाद आप उसको दोबारा से मोल्ड नहीं कर सकते हो. ये बहुत ही ज्यादा हार्ड हो जाता है और आप उसको दोबारा से सेट नहीं कर सकते हो. ठीक है. और ये बहुत ही टफ होता है, स्ट्रॉन्ग होता है. इट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. इसीलिए हम इसको ये इलेक्ट्रिकल स्विचेस बनाने के और किचन के बर्तनों के हैंडल्स बनाने के लिए यूज कर रहे हैं. सो आई होप आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हो कि अगर आपका ये स्विचेस मेटल के बने हुए होते तो आप इसको ऑन ऑफ करते तो आपको करंट लग जाता. तो आपको कुछ ऐसे मटेरियल चाहिए कि नीचे से जो वायर आ रही है आप उसको टच ही नहीं करो, राइट. और आपको करंट नहीं लगे. तो इसलिए हमने ये स्विचेस किसके बनाए? बेकेलाइट के बनाए, बिकॉज दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सिमिलरली ये जो नॉन स्टिक वाले पैन्स हैं आप यहाँ पे पिक्चर में देख रहे हो, इन नॉन स्टिक पैन्स के बारे में अभी हमें कुछ और भी बात करनी है. बट अभी जो हम बात कर रहे हैं वेल वो है कि हमने इसको आग पे रखा. जब हम इसको आग पे रखेंगे तो ये बर्तन सारा गर्म हो जाएगा, मगर अब उसको उठाओगे कैसे? आपको उसको उठाना है, आपको कुछ चीज को स्टर करना है, कुछ कुकिंग करनी है, तो उसके लिए
जहां से आप उस बर्तन को होल्ड कर रहे हो वहां पे तो गर्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप उसको कैसे पकड़ोगे। तो उसके लिए हमने बनाए हैंडल्स जो कि बेकेलाइट के हैं, एंड बेकेलाइट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट ऑल्सो। ये पूरा का पूरा बर्तन तो गर्म हो जाएगा मगर ये हैंडल गर्म ही नहीं होगा और आप उसको आसानी से होल्ड करके अपनी कुकिंग कर पाओगे, राइट। सो बेकेलाइट इज यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विचेस, हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटेंसिल्स एटसेट्रा। नेक्स्ट उसके बाद हम यहाँ पे पिक्चर में क्या देख सकते हो, वेल ये एक क्रॉकरी सेट है जो कि प्लास्टिक का बना हुआ है, ठीक है। क्रॉकरी सेट किचन में आप यूज कर रहे हो, प्लास्टिक का बना हुआ है। कौन से प्लास्टिक से बना हुआ है, वेल ये बना हुआ है मेलामाइन का। सो मेलामाइन एक बहुत ही वर्सेटाइल मटेरियल है, हम उसके डिफरेंट डिफरेंट यूजेस पे पुट कर सकते हैं। और उसकी मजे की बात यह है दैट दिस रेजिस्ट फायर, इट कैन टॉलरेट हीट बेटर देन एनी अदर प्लास्टिक, ठीक है। इसलिए हम इसको यूज करते हैं फ्लोर टाइल्स बनाने के लिए, हम इसको यूज करते हैं किचन वेयर बनाने के लिए, जैसे कि ये वाली मेलामाइन की क्रॉकरी। अगर आप अपने मम्मा से भी पूछोगे तो उनको भी ये वर्ड मालूम होगा, चाहे उन्होंने साइंस में इसको पढ़ा हो या ना पढ़ा, ठीक है। अगर पढ़ा होगा तो ऑब्वियसली मालूम होगा ही, बट ना भी पढ़ा हो साइंस में उन्हें, मगर फिर भी उनको ये नाम मालूम होगा, मेलामाइन की क्रॉकरी, अनब्रेकेबल वाली क्रॉकरी, बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली किचन्स पे यूज की जाती है, ओके। और उसके साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया कि ये जो मेलामाइन होता है दिस रेजिस्ट फायर, इसलिए ये हम यूज करते हैं टू मेक फैब्रिक्स विच रेजिस्ट फायर। तो फायर फाइटर्स के जो फैब्रिक बने कपड़े होते हैं, वेल उसमें हम मेलामाइन को यूज करते हैं। सो डू रिमेम्बर मेलामाइन इज अ फायर रेजिस्टेंट प्लास्टिक। नेक्स्ट उसके बाद आ गया अगेन से ये फ्राई पैन, ये नॉन स्टिक वाला फ्राई पैन। अब ये नॉन स्टिक वाले फ्राई पैन में और इसके अलावा, इस हैंडल के अलावा और भी एक प्लास्टिक है। कौन से वाला प्लास्टिक है, वेल वो प्लास्टिक है जो ये इस पैन की कोटिंग को बनाता है। ये जो ब्लैक ब्लैक वाली कोटिंग है ना, वो जो ब्लैक ब्लैक वाली कोटिंग है, वेल दैट इज ऑल्सो अ प्लास्टिक दैट इज कॉल्ड एज टेफ्लॉन। So Teflon is a special plastic on which oil and water they do not stick. Oil and water do not stick on the Teflon plastic because it has a slippery surface. उसकी सरफेस ही बहुत स्लिपरी होती है, इसलिए उसपे ना तो ऑयल चिपकता है ना पानी चिपकता है। और साथ में बहुत इंपॉर्टेंटली ये हाई टेम्परेचर्स को भी विथस्टैंड कर लेता है, इसलिए जब हम इसको गैस पे गर्म करते हैं तो वेल एक तो ये अच्छे से गर्म हो जाता है, खराब नहीं होता, और दूसरी तरफ से इसके ऊपर आपको ऑयल वगैरह लगा के कुकिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसीलिए हम इसको बोलते हैं नॉन स्टिक कोटिंग ऑफ द कुकवेयर्स, ठीक है। तो नॉन स्टिक वाले फ्राई पैन, क्यों नॉन स्टिक वाले फ्राई पैन है, इसलिए क्योंकि उनके ऊपर एक टेफ्लॉन की कोटिंग है, ठीक है। वो कोटिंग जिसके ऊपर ऑयल वाटर स्टिक नहीं करते और आपको अपनी कुकिंग के लिए उतना ज्यादा ऑयल को यूज नहीं करना पड़ता जब आप इनके ऊपर कुकिंग करते हैं, राइट। एंड इट इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग द सोल्स दैट इज द बॉटम्स ऑफ द इलेक्ट्रिक आयंस। तो जो प्रेस करते हैं हम, उस प्रेस वाली सरफेस पे, जिस साइड पे आप एक प्रेस को यूज करके अपने कपड़ों को प्रेस करते हैं, वहां पे वो जो कोटिंग होती है सरफेस पे, दैट इज ऑल्सो अ टेफ्लॉन कोटिंग। तो अब आप लोगों ने ये अंडरस्टैंड किया कि हमारे पास दो तरह के प्लास्टिक्स हैं। एक है थर्मो प्लास्टिक्स, जिन्हें आप बार बार हीट करके सॉफ्ट करके नए सब्सटेंसेस फॉर्म कर सकते हो, और एक है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स, जिन्हें एक बारी आपने शेप दे दी तो उसके बाद आप हीट करके उनको दोबारा से मोल्ड नहीं कर सकते। बट अब क्वेश्चन है कि ये जो प्लास्टिक्स है ये डिफरेंटली बिहेव क्यों करते हैं, ये क्यों ऐसे डिफरेंट है। वेल तो अब हम उसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो आप लोगों को मालूम है कि ये जो प्लास्टिक्स होते हैं ये सिंथेटिक फाइबर्स के जैसे बिल्कुल क्या होते हैं, पॉलीमर्स होते हैं। और पॉलीमर्स किससे बने हुए होते हैं, मोनोमर से बने हुए होते हैं। तो वेल प्लास्टिक्स के अंदर हमारे पास चीफली दो तरह की लिंकेजेस प्रेजेंट होती हैं। एक्चुअली में तीन तरह की होती हैं। जो तीसरी तरह की लिंकेज होगी वो आपको क्लास 8th के लिए तो नहीं, आपके हायर लर्निंग के लिए रिक्वायर्ड होगी। मैं आपको तीसरी लिंकेज भी बताऊंगी जरूर, जो कि आपको आपके ओलंपियाड्स में हेल्प कर सकती है, या आप जब सीनियर क्लासेस में जाओगे तो आप उसके बारे में पढ़ोगे ही। मगर अभी क्लास 8th के लिए अगर आप ये दो तरह की लिंकेजेस भी याद करोगे
तो आपका काम सफिशिएंटली चलता है। ठीक है, सो हम अभी पढ़ रहे हैं दो तरह के लिंकेज, और तीसरी तरह की जो लिंकेज मैं आपको पढ़ाऊंगी वो आपके ओलंपियाड्स या हायर लर्निंग के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ओके, हम अंडरस्टैंड करते हैं सबसे पहली तरह की लिंकेज जिसे हम बोलते हैं लीनियर पॉलीमर्स। ठीक है, लीनियर का क्या मतलब होता है? लीनियर का मतलब होता है लाइन। एक ही लाइन में पॉलीमर की चेन को हम बोलते हैं लीनियर पॉलीमर। The monomer units they are linked together in the form of a linear chain. So आप अब यहाँ पे देखो कि आपके पास ये एक मोनोमर यूनिट था, आपने उसको एक और से ज्वाइन किया और से ज्वाइन किया और एक लंबी सारी पॉलीमर की चेन बना ली। अब ऐसी बहुत सारी चेन्स हमने पास पास में रख दी, बट डू रिमेम्बर ये वाली चेन्स के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, बस हमने इनको पास पास में रख दिया, एक के ऊपर एक को पैक कर दिया। ठीक है, जैसे कि आपको न्यूज़पेपर वाले को रद्दी बेचने जाना है। ठीक है, तो आपने क्या किया, ये न्यूज़पेपर एक रखा, उसके ऊपर दूसरा रखा, तीसरा रखा, तो आपने उनको सारों को इकट्ठा रख दिया सो दैट कि आपको उनको कैरी करके लेके जाना आसान हो जाए। ठीक है, तो बिल्कुल वैसे ही हमने लंबी सारी पॉलीमर चेन्स को एक के बाद पास पास में रख दिया, और इस तरीके से हमारे पास बना एक तरह का प्लास्टिक। ठीक है, तो ये क्या है? लीनियर पॉलीमर्स हैं जिन्हें हमने पास पास में रखा। उससे ये जो पॉलीमर्स बनेंगे वो बनेंगे वेल पैक्ड, क्योंकि ये बहुत पास पास में आ गए एक दूसरे को। इनकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी। डेंसिटी का मतलब क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, डेंसिटी क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। अगर ये जो मोनोमर के यूनिट्स हैं या पॉलीमर की चेन्स हैं बहुत पास पास में हैं, उनके बीच में स्पेसेस बहुत कम हैं, तो वेल इसका मतलब है कि वो कम स्पेसेस को ऑक्यूपाई, ज्यादा ज्यादा सारी पॉलीमर की चेन्स थोड़ी सी स्पेस में आ रही हैं, तो ऐसे सब्सटेंसेस के पास क्या होगा? हाई डेंसिटी, एक छोटी सी स्पेस के अंदर बहुत सारा मास। ठीक है, फिर ऑब्वियसली क्योंकि ये बहुत ही पास पास में है, तो इनकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, वेल ब्रेक होने के लिए जितना आपको फोर्स लगाना पड़ता है, दैट इज ऑल्सो वेरी हाई, और साथ ही में इनके मेल्टिंग पॉइंट्स भी बहुत ज्यादा हाई होंगे। सो फॉर एग्जाम्पल वी हैव पॉलिथीन, वी हैव नायलॉन, वी हैव पॉलिएस्टर, सो ऑल ऑफ दीज दे आर एग्जाम्पल्स ऑफ सम लीनियर पॉलीमर्स। नेक्स्ट हमारे पास है क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स। अब क्रॉस लिंक्ड का मतलब है कि हमने उन पॉलीमर की चेन्स को आपस में जोड़ दिया है। ठीक है, सो द मोनोमर यूनिट्स दे आर क्रॉस लिंक्ड टू फॉर्म द 3-डायमेंशनल नेटवर्क पॉलीमर्स। तो आपने देखा था कि ये वाली जो एक चेन थी वो क्या थी? एक लीनियर चेन थी। ठीक है, लीनियर पॉलीमर था, उसके बाद एक और लीनियर पॉलीमर, एक और लीनियर पॉलीमर, बट अब हमने क्या किया है? हमने दो चेन्स को एक दूसरे के साथ जोड़ दिया, यहाँ पे भी जोड़ दिया है, हर एक यूनिट पे हमने इनको जोड़ दिया। तो अब ये क्या बन गया? एक 3-डायमेंशनल नेटवर्क बन गया। चेन में मोनोमर यूनिट्स भी ज्वाइन है और आपस में ये चेन्स भी एक दूसरे के साथ ज्वाइन है, तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं? अ क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। ठीक है, और ऐसे जो पॉलीमर्स होते हैं दे आर हार्ड एंड रिजिड। ओके, फॉर एग्जांपल्स वी हैव बेकेलाइट एंड मेलामाइन। सो अब ये तीसरे टाइप के में जो आपको अब पॉलीमेरिक चेन्स के बारे में बता रही हूँ, दैट आर द ब्रांच्ड चेन पॉलीमर्स, जो कि आपको सिर्फ ओलंपियाड्स वगैरह के लिए जरूरत पड़ेगी। अदरवाइज आपके स्कूल एग्जामिनेशन के लिए आप सिर्फ दो तरह की पॉलीमर्स के बारे में भी बात कर सकते हो, एक लीनियर पॉलीमर्स और एक क्रॉस लिंक पॉलीमर्स। तो ब्रांच चेन पॉलीमर्स कौन से होते हैं? यहाँ पे वो मोनोमर यूनिट्स जो कि एक दूसरे को ज्वाइन करके लॉन्ग चेन्स तो फॉर्म करते हैं, मगर इनके अंदर साइड में भी कुछ चेन्स प्रेजेंट होती हैं ऑफ डिफरेंट लेंथ्स। तो अब यहाँ पे देख सकते हो एक लंबी सारी चेन और निकलती हुई बाहर एक छोटी छोटी चेन। ठीक है, ये दो चेन्स आपस में एक दूसरे को जुड़ी हुई नहीं है, बिल्कुल ये वैसे हैं जैसे कि लीनियर वाले पॉलीमर्स थे। लीनियर वाले पॉलीमर्स में एक चेन दूसरी चेन को जुड़ी हुई नहीं होती, यहाँ पे भी एक चेन दूसरी चेन को जुड़ी हुई नहीं है। They are not cross linked to each other, but difference क्या है लीनियर चेन से? कि यहाँ पे कुछ साइड में भी चेन्स निकल रही है, ब्रांचिंग हुई है। ठीक है, समझ में आया? अब अगर ब्रांचिंग हो जाएगी तो वेल अब ये चेन्स एक दूसरे के पास नहीं आ सकते।
ठीक है, क्योंकि देखो ना, ये वाली ब्रांच थी, ये वाली ब्रांच थी, जब ये पास में आए तो अब ये बिल्कुल एक दूसरे को जुड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि ये ब्रांचिंग एक दूसरे को पास में आने में चेन्स को रोक रहे हैं। तो जो ऐसे वाले पॉलीमर्स होते हैं, उनके अंदर जो पॉलीमेरिक चेन्स होती हैं, दे आर इरेगुलरली पैक्ड। ठीक है, इरेगुलरली पैक्ड होती है, इनके बीच में स्पेसेस भी बहुत ज्यादा होंगे, तो इनके टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होगी, इनका मेल्टिंग पॉइंट भी कम होगा इन कंपैरिजन टू द लीनियर पॉलीमर्स। और इनसे हम बनाते क्या है? वेल, फॉर एग्जांपल ब्रांच चेन पॉलीमर्स का हमारे पास एग्जांपल है स्टार्च का, जो कि एक नेचुरल पॉलीमर है, और साथ में लो इंटेंसिटी पॉलिथिन। तो पॉलिथिन की हमारे पास दो तरह की वैरायटीज अब आ गई, एक हाई इंटेंसिटी वाला पॉलिथिन और एक लो इंटेंसिटी वाला पॉलिथिन। हाई इंटेंसिटी वाला पॉलिथिन लीनियर पॉलीमर से बना हुआ है, और लो इंटेंसिटी वाला पॉलिथिन ब्रांच चेन पॉलीमर से बना हुआ है। ठीक है, सो आई होप अब आप अंडरस्टैंड कर सकेंगे कि हमारे पास दो तरह के प्लास्टिक्स हैं, एक है थर्मोप्लास्टिक्स, एक है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। थर्मोप्लास्टिक्स के अंदर जो पॉलीमेरिक चेन्स होते हैं वो लीनियर पॉलीमर्स होते हैं, और थर्मोसेटिंग में हमारे पास क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स होते हैं। ठीक है, और वो डिफरेंटली क्यों बिहेव करते हैं प्लास्टिक्स? वो इसलिए क्योंकि अगर हम थर्मोप्लास्टिक्स की बात करें तो थर्मोप्लास्टिक्स के अंदर जो मोनोमर के यूनिट्स होते हैं, दे आर linked to each other in the form of the linear chains. They are not cross-linked to each other. ठीक है, और जब हम इन्हें हीट करते हैं, the individual polymeric chains they can slide over one another. ठीक है, क्योंकि ये आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए नहीं होते, तो ये एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकते हैं, और क्योंकि ये एक दूसरे पे स्लाइड कर सकते हैं, well this makes the thermoplastic soft and capable of melting. ठीक है, और दूसरी तरफ हमारे पास क्या है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स में जो क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट होती है मोनोमर्स की, इसलिए जब हम इन्हें हीट करते हैं तो इंडिविजुअल पॉलीमेरिक चेन्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड नहीं कर सकते। ये जो क्रॉस लिंकिंग होती है, दिस प्रिवेंट्स द स्लाइडिंग ऑफ द इंडिविजुअल पॉलीमेरिक चेन्स, और क्योंकि वो स्लाइडिंग नहीं हो पाती है, इसलिए जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स है वो हीट करने पे सॉफ्ट नहीं हो पाते हैं once they have been molded into a particular shape. ठीक है, so the thermosetting plastics they have cross-linked arrangement of monomers. On heating the individual polymeric chains, they cannot slide over one another, as the cross-linking prevents the sliding of individual polymeric chains. And due to this, the thermosetting plastics do not become soft on heating once they have been molded into a particular shape. ठीक है, अब ये कंसेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो गया। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी इसे जल्दी से इसके एग्जामिनेशन के लिए डिफरेंस आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए, सो दैट कि एग्जामिनेशन में आए तो आप कोई भी पॉइंट को मिस नहीं करें। ठीक, सो थर्मोप्लास्टिक वो प्लास्टिक है which becomes soft on heating, they can be melted and reshaped time and again. Thermoset plastic, they can be molded only once, cannot be softened on heating. They have linear arrangement of monomers, they have cross-linked arrangement of monomers, they can be easily separated by heating, they cannot be separated by heating. The examples we have are polythene, polyvinyl chloride, that is PVC, and here the typical examples are bakelite, melamine. You can also write Teflon over here. Next अब आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं? वेल, ये हमारे पास है एक प्लास्टिक की चेयर, ठीक है, और ये वाली है एक आयरन की चेयर। और ये आयरन की चेयर अगर आप बिल्कुल बाहर ऐसे ही अपने गार्डन में छोड़ दोगे, या बाहर ऐसे ही ओपन टेरेस पे छोड़ दोगे, तो वेल इसकी हालत कुछ ऐसी हो जाती है ना। तो ये क्या हुआ है? वेल, हम कहते हैं कि ये जो आयरन की चेयर थी, इस पे जंग लग गया, इसकी रस्टिंग हो गई, इसकी करोजन होगी। मगर प्लास्टिक वाली चेयर पे कुछ ऐसा होता है? नहीं होता। प्लास्टिक वाली चेयर को कोई फर्क नहीं पड़ता। वेल, हम अब सीखने लगे हैं क्या? वेल, हम सीखने लगे हैं अबाउट द नॉन रिएक्टिव बिहेवियर ऑफ द प्लास्टिक्स। जो प्लास्टिक्स होते हैं, दे आर नॉट अफेक्टेड बाय एयर, वाटर, सॉइल एटसेट्रा। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चाहे धूप में इनको बाहर पड़े रहने दो, ये बड़े मजे से बिना खराब हुए पड़े रहेंगे। ठीक है, तो ये क्या है? Well, this is one of the characteristics of plastics.
तो प्लास्टिक्स को हम क्यों यूज करते हैं, उनके ऐसे क्या फीचर्स हैं जिसकी वजह से हमने उनको इतना ज्यादा यूज करना शुरू किया। वेल, अब हम उसके बारे में पढ़ते हैं। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है प्लास्टिक्स का, दे आर केमिकली नॉन रिएक्टिव। ठीक है, दे आर नॉट अफेक्टेड बाय एयर, वाटर, सॉइल, इनफैक्ट दे आर नॉट इवन वेरी मच रिएक्टिव टू एसिड्स एंड बेसिस। सो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है प्लास्टिक्स का, वेल दे आर लाइट, दे आर स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। तो अब लाइट को आप अंडरस्टैंड करो कि हमारे लिए किस क्यों फायदेमंद है। तो बिल्कुल अभी जैसे हमने बात की कि हमने एक चेयर बनानी थी। एक तो ये जो प्लास्टिक की चेयर है बहुत हल्की होती है, अगर आप आयरन वाली चेयर देखो तो कितनी हैवी होती है। ठीक है, तो ये हल्की भी है, ये बाहर रख के खराब भी नहीं हो रही, तो कितना हमारे लिए एडवांटेज हो गया। सिमिलरली ये चीजें स्ट्रॉन्ग भी होती हैं, ऐसा नहीं है कि ये बहुत वीक होती हैं। मेटल, बहुत सारे ऐसे प्लास्टिक्स आज हमारे पास हैं which are equally strong to that of the metals। ठीक है, उनकी स्ट्रेंथ मेटल्स के कंपैरिजन में आ गई, तो इसलिए हम उनको भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि पाइप्स हैं, तो पाइप्स पहले हमारे पास जैसे वाटर पाइप्स होती थी, वो सारी जो होती थी वो मेटल वाली पाइप्स होती थी, मगर अब हम उन्हें रिप्लेस कर रहे हैं प्लास्टिक वाली पाइप से, क्योंकि प्लास्टिक वाली पाइप्स जो होती हैं वो रिएक्टिव भी नहीं होती हैं। वो रिएक्टिव नहीं होती, जब उनमें से पानी निकलेगा तो भी वो खराब नहीं होंगी। जबकि जो मेटल की पाइप्स थी, प्रीवियसली लेड पाइप्स यूज करते थे, तो उनके अंदर अगेन क्या होता था, उनके अंदर रस्टिंग हो सकती थी, क्योंकि पानी हो रहा था, वो खराब हो जाती हैं पाइप्स। मगर ये वाली तो खराब भी नहीं होती है। सो दीज आर लाइट, दे आर स्ट्रॉन्ग एंड दे आर ड्यूरेबल, विच मेक्स देम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बी यूज दीज डेज सो मच। ठीक है, और साथ में एक एडेड एडवांटेज ये भी आ गई कि बहुत सारे ऐसे प्लास्टिक्स हैं जिन्हें आप मोल्ड करके डिफरेंट डिफरेंट शेप्स और साइजेस में भी फॉर्म कर सकते हो। और एक एडेड एडवांटेज आप यहाँ पे और भी याद रख सकते हो, वेल वो क्या है कि ये जो प्लास्टिक्स है दे आर वेरी चीप ऑल्सो। ठीक है, तो अगर हम एक मेटल की, आयरन की चेयर और प्लास्टिक की चेयर को कंपेयर करेंगे तो आपको बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होने वाली है प्लास्टिक चेयर, बहुत ही सस्ती पड़ेगी इन कंपैरिजन टू द आयरन चेयर। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, वेल अगेन हमारे वो नॉन स्टिक पैन्स आ गए, इलेक्ट्रिक कोटिंग्स आ गई, और उसके बाद हमारे पास ये स्विचेस आ गए और वायर्स की इंसुलेशन आ गई। तो अगला कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है जिसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वेल दैट इज दैट दे आर पुअर कंडक्टर्स। They do not allow heat and electricity to flow through them. That is why we are using them to make electrical switches, the insulations for the electric wires. We are using them to make the handles for the cooking utensils. We are using them to make the coating of the non-stick fry pans. ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास टोटल में सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, सो दैट कि आप उनको एग्जाम में लिख सके। सो प्लीज डू रिमेंबर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द प्लास्टिक्स। Number one, they are chemically non-reactive. They are not affected by air, water, soil, etc. They are light, strong, and they are durable. They can be molded into different shapes and sizes. They are poor conductors. They do not allow heat and electricity to flow through them. They are quite cheap and they are very easily made. नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं द एप्लीकेशंस ऑफ प्लास्टिक्स। एप्लीकेशंस ऑफ प्लास्टिक्स इनफैक्ट हमने पूरे इस लेक्चर में डिस्कस किए हैं, बट कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो कि आपको बहुत ज्यादा जरूरी याद रखनी है, आपको आपके एग्जामिनेशन में उससे रिलेटेड पूछा जा सकता है। तो वेल वो क्या है, सबसे पहले प्लास्टिक्स जो है दे आर फाइंडिंग एन एक्सटेंसिव यूज इन द हेल्थ केयर इंडस्ट्री। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम उनको यूज करते हैं फॉर द पैकेजिंग ऑफ टैबलेट्स, suture threads used for the stitching of wounds. So जब चोट लग जाती है, टांके लगवाने जाते हो, so the suture threads they are made up of plastics. The syringes, the doctor's gloves and vast number of medical instruments they are made up of plastics. इसलिए plastics हमारे लिए बहुत ही ज्यादा important हो जाते हैं. Special plastic cookware used in the microwave ovens for cooking food. तो बहुत सारे ऐसे plastics हैं जिस पे लिखा हुआ होता है माइक्रोवेव सेफ, तो आप उसको माइक्रोवेव में भी यूज कर सकते हो फॉर कुकिंग। बट अगर आज की मैं डेट की बात करूं तो जो रीसेंट स्टडीज हैं वो ये बताती हैं कि हमें माइक्रोवेव के अंदर प्लास्टिक्स को यूज नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट हमें माइक्रोवेव्स को ही यूज नहीं करना चाहिए, दे आर नॉट गुड फॉर हेल्थ। ठीक है, सो इन द माइक्रोवेव ovens the heat cooks the food but does not affect the plastic vessel
if it is made up of some safe material. But please do remember, कोशिश करो कि आप माइक्रोवेव्स को घर पे नहीं यूज करो, और अगर यूज कर भी रहे हो तो उसके अंदर प्लास्टिक के यूटेंसिल्स को यूज नहीं करो। क्यों नहीं करो उसके बारे में भी अभी हम बात करते हैं। So next important uses मैंने आपको बताया Teflon. This is a special plastic on which oil and water they do not stick. So it is used for the non-stick cooking on coating on the cookware and the fireproof plastics. The uniforms of the firemen, they have a coating of melamine plastic to make them flame resistant. So अब हम बात करते हैं plastics की. They are a boon or they are a bane. क्या वो हमारे लिए अच्छे हैं या वो हमारे लिए बुरे हैं? ठीक है, तो प्लास्टिक्स दे आर बीइंग यूज्ड ऑलमोस्ट इन एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ टुडे। हर जगह पे हम उनको यूज कर रहे हैं, चाहे वो फूड आइटम्स की रैपिंग हो, चाहे वो वेस्ट को डिस्पोज करने के लिए हो, चाहे वो टॉयज हो, चाहे वो एरोप्लेन्स हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स में काम आ रहे हो, चाहे वो वाटर पाइप्स बनाने के काम आ रहे हो, चाहे वो मेडिकल सर्विसेज में हो या हमारे डेली वर्क में हो। वेल, हमें इतना ज्यादा हम प्लास्टिक यूज कर रहे हैं कि हम आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाते कि हम कहाँ कहाँ पे प्लास्टिक यूज करें। दिस इज बस्ट बिकम द पार्ट ऑफ आवर लाइफ। और ये एक रीजन है कि हमने बहुत सारा प्लास्टिक को एक्यूमुलेट कर लिया है, बहुत सारा प्लास्टिक इकट्ठा कर लिया है। आप अपने घर में ही देखोगे तो ढेरों ढेर आपके पास प्लास्टिक का सामान है। ठीक है, और इसलिए आज प्रॉब्लम क्या है कि इसको डिस्पोज ऑफ करना एक बहुत ही बड़ा मेजर इशू बन गया है। अब इसको डिस्पोज ऑफ करना एक मेजर इशू क्यों बन गया है? वेल, लेट अस अंडरस्टैंड दैट। सो जो प्लास्टिक्स होते हैं, प्लीज डू रिमेंबर दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, वो जल्दी से डिकम्पोज नहीं होते। और यहाँ पे जो इस टेबल में आप देख रहे हो वो है एक कंपैरिजन कि कौन सा वेस्ट कितनी देर लगता है डिकम्पोज करने को। तो अगर हम फूड स्टफ की बात करें, पील्स ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, लेफ्ट ओवर फूड स्टफ्स की बात करें, सो सिर्फ 1 से 2 हफ्ते के अंदर ये डिकम्पोज हो जाते हैं, सॉइल में मिक्स हो जाएंगे। ठीक है, अगर हम पेपर की बात करें तो अगर आपने उसको मिट्टी में दबा दिया तो दैट इज गोइंग टू जस्ट टेक 10 to 30 days टू डिकम्पोज। सो दिस इज ऑल्सो बायोडिग्रेडेबल। कॉटन के कपड़े just 2 to 5 months for decomposing. Wood 10 to 15 years for decomposing. Woolen clothes approximately 1 year for decomposing. All of these they are biodegradable. बट अगर आप मेटल्स की बात करो जैसे कि टिन है, एल्यूमिनियम है, मेटल कैंस है, दिस टेक्स 100 to 500 years फॉर डिकम्पोजिंग, सो वी कॉल देम टू बी नॉन बायोडिग्रेडेबल। बहुत ज्यादा टाइम लगता है इनको डिकम्पोज करने के लिए। सिमिलरली प्लास्टिक बैग्स को भी डिकम्पोज करने के लिए बहुत ज्यादा साल लगते हैं। सो वी पुट देम इनटू द कैटेगरी ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब ये बायोडिग्रेडेबल है नहीं, हम उसको बहुत सारा इकट्ठा करते जा रहे हैं, इकट्ठा करते जा रहे हैं, और वो हमारे एनवायरमेंट के लिए खराब है। सो अब हम बात करते हैं कि प्लास्टिक्स हमारे लिए खराब क्यों है। ठीक है, तो डू रिमेंबर द फर्स्ट पॉइंट, वेरी पॉइजनस फ्यूम्स दे आर emitted when plastics they are burned, as it takes several years to decompose, it causes enormous environmental pollution। ठीक है, तो आपने बाजार से प्लास्टिक्स को खरीदा, आपने प्लास्टिक्स को यूज किया, प्लास्टिक्स को फेंक दिया, वो बायोडिग्रेडेबल तो है नहीं है, तो वो डिकम्पोज नहीं होंगे। अगर वो डिकम्पोज नहीं हो रहे तो बड़े बड़े लैंडफिल्स को वो ऑक्यूपाई करते जा रहे हैं, और वो हमेशा क्या कॉज करेगा? एनवायरमेंटल पोल्यूशन कॉज करेगा। दूसरी चीज हम सोचते हैं कि चलो अगर वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है तो हम उनको बर्न ही कर देते हैं। जब हमने उनको बर्न करने लगे तो वो पॉइजनस फ्यूम्स रिलीज करते हैं, वो पॉइजनस फ्यूम्स रिलीज करते हैं, तो वेल अगेन दिस इज गोइंग टू कॉज एनवायरमेंटल पोल्यूशन। और अभी मैंने आपसे माइक्रोवेव्स की भी बात की थी, तो वहीं पे हम यहाँ पे ही उसकी भी बात कर लेते हैं। तो माइक्रोवेव के अंदर होता क्या है? अनइवन हीटिंग होती है। ठीक है, जब अनइवन हीटिंग होती है फूड की, तो वहां पे कई बार ऐसे भी हो सकता है कि ये प्लास्टिक का कुछ पोर्शन बर्न कर जाए। तो पहली तो बात है कि वो जो प्लास्टिक का पोर्शन बर्न किया, वहां से वो जो प्लास्टिक है वो आपके खाने में जाएगा, प्लस वो पॉइजनस फ्यूम्स को भी रिलीज करेगा, तो वो भी आपके खाने के अंदर गए। So this is going to be very unhealthy. So try avoiding plastics in the microwaves. ठीक है, ओके। प्लस आप लोगों को प्लास्टिक्स का अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है, वो एनवायरमेंटल पोल्यूशन कॉज करते हैं, और अगर आप उनको बर्न करने की सोचोगे तो वो और भी ज्यादा एनवायरमेंटल पोल्यूशन कॉज कर रहे हैं।
दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि आपको प्लास्टिक्स को नहीं यूज करना चाहिए, वो ये है कि बहुत बारी ऐसा होता है कि आपके जो पॉलिथीन बैग्स हैं, आप उनके अंदर कोई लेफ्ट ओवर फूड आइटम होता है उसके साथ उसको भी फेंक देते हो, पॉलिथीन बैग के अंदर ही उस लेफ्ट ओवर फूड को फेंक देते हो, ठीक है। और कई बारी ये एनिमल्स जैसे कि काउज एंड बफलोज एंड सब हैं, तो ये खाना खाने के लिए वो पॉलिथीन का लिफाफा भी साथ में खा लेते हैं, and this causes the choking of their respiratory and alimentary canal and this can cause their death, ठीक है। तो आप लोगों को जब भी कुछ खाना डिस्पोज ऑफ करना हो तो उस पॉलिथीन के लिफाफे के साथ नहीं डिस्पोज ऑफ करना चाहिए, प्लस आपको उसको प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ करना चाहिए, आपको उसको रोड साइड पे डिस्पोज ऑफ ही नहीं करना चाहिए, राइट। सो जो पॉली बैग्स होते हैं दे आर केयरलेसली थ्रोन हियर एंड देयर एंड दीज आर रिस्पॉन्सिबल ऑल्सो फॉर द क्लॉगिंग ऑफ ड्रेन्स टू। तो एक तो एनिमल्स उनको खा जाते हैं तो हमारे लिए खतरनाक है, और ये जो पॉली बैग्स है ये ड्रेन्स को भी क्लॉग करते हैं। And sometimes we are very careless and throw the wrappers of chips, biscuits, eatables on the road in the parks or the picnic places. So we should not be doing that. ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? So please do remember कि plastics हमारे लिए एक तरफ बून है, बहुत सारे uses हैं इनके, but ये हमारे लिए एक बेन भी है, एक अभिशाप भी है, क्योंकि ये हमारे environment को खराब कर रहे हैं। सो हमें क्या करना चाहिए फॉर प्लास्टिक यूजेस, द डूज एंड डू नॉट्स फॉर द प्लास्टिक यूजेस। सबसे पहले अवॉइड द यूज ऑफ प्लास्टिक्स एज फार एज पॉसिबल, जितना ज्यादा हो सके आप प्लास्टिक्स को यूज मत करो। Make the use of bags made up of cotton or jute when you're going for shopping. तो शॉपिंग के लिए आपके पॉली बैग्स का यूज मिनिमाइज हो जाएगा अगर आप घर से ही बैग्स को लेके जाओगे, जैसे कि कॉटन बैग या जूट का बैग ले गए, ठीक है। और इसीलिए आज जो पॉलिथीन के बैग्स हैं वो चार्जेबल हो गए हैं मार्केट में, सो दैट कि अगर आपको उसका प्राइस पे करना पड़ेगा तो आपको याद रहेगा कि आप घर से ही बैग ले जाओ। अगर फ्री में मिलता था तो यू डू नॉट बॉदर अबाउट इट, राइट। तो अब वो चार्जेबल हो गए हैं इसलिए, सो दैट कि आप प्लास्टिक्स के यूज को मिनिमाइज कर सको, आप अपने ही घर से बैग लेके जा सको। The biodegradable and the non-biodegradable waste should be collected separately and disposed of separately. Practice this in your homes. तो अपने घर में आप अपने मम्मा लोग को ये बताओ कि दो दो डस्टबिन रखो, एक के अंदर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को डालो, एक के अंदर नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को डालो, और उसी तरीके से आपका जो सैनिटरी वर्कर होता है जो कि कूड़ा लेके जाता है, वेल वो उसको सेपरेटली लेकर जाए और उसको प्रॉपर वे में डिस्पोज ऑफ करे। सो दिस विल हेल्प ईज द प्रेशर ऑन द एनवायरमेंट। मोस्ट ऑफ द थर्मोप्लास्टिक्स दे कैन बी रिसाइकल्ड। अभी हमने पढ़ा कि थर्मोप्लास्टिक्स को तो हम रिसाइकल कर सकते हैं, बार बार से हीट करके नई शेप्स फॉर्म कर सकते हैं, बट कई बार ऐसा होता है कि जब रिसाइकलिंग करते हैं तो उसके अंदर वो कुछ कलरिंग एजेंट्स को डाल देते हैं, और ये कलरिंग एजेंट्स से डालने की वजह से उनका यूजेज कम हो जाता है, स्पेशली फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड। तो रिमेंबर, जो रिसाइकल्ड प्लास्टिक होता है, डू नॉट यूज दैट फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड, आप उसको किसी और पर्पस के लिए ले आओ, ठीक है। और भी आप ऐसी बहुत सारी चीजें कर सकते हो प्लास्टिक्स को लेके, उनको प्लास्टिक की बॉटल्स को फेंकने की जगह पे उनको और बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट वाली चीजें का आप करो, घर में आप थोड़ा मस्ती भी हो जाएगी, और वेल आप उसके फ्लावर पॉट्स बना सकते हो, पेंटिंग्स कर सकते हो, कुछ भी उनको यूजेस में लेके आ सकते हो, ठीक है। सो एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन रिमेंबर द 5R प्रिंसिपल, दैट इज रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिकवर एंड रिफ्यूज, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है? सो सबसे पहले है रिड्यूस, कि प्लास्टिक्स का जो यूज है आप उसको रिड्यूस करो, ठीक है। आप जैसे कि अभी हमने बात की कि हम जब भी शॉपिंग करने जाएं तो हम कॉटन या जूट के बैग्स ले जाएं, ठीक है। तो हम उससे क्या कर रहे हैं, प्लास्टिक्स के यूज को कम कर रहे हैं, ठीक है। रीयूज कर लो, कि बार बार यूज कर लो, एक बार या पॉलिथीन का लिफाफा ले आए, उसी पॉलिथीन के लिफाफे को बार बार यूज कर लो, तो यू कैन रिड्यूस द यूज ऑफ प्लास्टिक्स दिस वे। देन रिसाइकल इट, रिसाइकल आप अंडरस्टैंड करते हो कि हमें वो प्रोडक्ट्स को यूज कर ले हम जिन्हें हम रिसाइकल कर सकते हैं, हम ज्यादा यूज करें थर्मोप्लास्टिक्स का जिन्हें आप रिसाइकल ज्यादा आसानी से कर सको, ठीक है। फिर उसके बाद रिकवर, रिकवर या रीपर्पस भी उसको कहते हैं, कि हम जो जो प्लास्टिक है उसको किसी और पर्पस के लिए यूज कर लें।
फॉर एग्जाम्पल आजकल बहुत ही इंपॉर्टेंटली जो प्लास्टिक्स होते हैं उनको क्रश करके बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक किया जाता है और उसको रोड कंस्ट्रक्शंस में यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो हम प्लास्टिक का कोई और यूज सोचे, उसके बारे में कोई और पर्पस सोचे और उस पे उसे उस काम पे लेके आए, तो दैट इज कॉल्ड एज रिकवर। एंड देन फाइनली द बेस्ट वन इज रिफ्यूज, कि प्लास्टिक्स को यूज करने से ही मना कर दो। ठीक है, अगर आप प्लास्टिक को यूज करने से मना कर दोगे तो वेल एनवायरमेंटल पोल्यूशन बहुत ही कम हो जाएगा। ठीक है, सो डेवलप द हैबिट विच आर एनवायरमेंट फ्रेंडली। सो दैट वुड बी ऑल फॉर दिस लेक्चर। आई होप आप लोगों को इस लेक्चर में सब कुछ समझ में आया और अब आपको ये लेक्चर अच्छा भी लगा। और अभी आपको और बहुत सारी पढ़ाई करनी है क्लास 8th में। वी आर पुटिंग अप डिटेल्ड कोर्सेज फॉर यू पीपल, सो प्लीज डू जॉइन अस, डू सब्सक्राइब टू द चैनल सो दैट कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। डू क्लिक ऑन द बेल आइकन ऑल्सो। ये वाला लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए सारे केमिस्ट्री ऑफ क्लास 8th के डिटेल्ड वीडियो लेक्चर जरूर लेके आएंगे। इनफैक्ट हम सीबीएसई आईसीएसई क्लास 7th to 10th के डिटेल्ड वीडियो लेक्चर्स अपने चैनल पे पोस्ट कर रहे हैं। आपकी कोई और सजेशन हो, दे आर ऑलवेज मोस्ट वेलकम। आप कमेंट सेक्शन में डाल के उन्हें लिख सकते हैं। सो सी यू अगेन, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।